कुरुकुल सर्व गोप्राणग्रहण कुरुकुल सर्वलोक सत्यम कुरुकुल सर्वाणं सर्व दुःखम अनानंदाद पच पच कुटा कुटा शीघ्रं शीघ्रं सर्वश्रमाणं हुं पट स्वा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रज्ञान शांतिनाथ शांति सर्वसंस चाम नमो ओम राम ह्रीम रोम रा अशियावसा श्री गुणधर नंदी नाम दियेश सर्क सकलाचार्य नाम दियेश गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सर नाम दियेश सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु रिद्धिम कुरु कुरु सिद्धिम सिद्धारोग्य संपदाम कुरु कुरु मषट् नमः स्वाहा ओम नमो वयोवधूढमानसरिषं चक्रम जलतम गचे आयासं पायासं जैवा विवादिवा तमेन्वा रनिंगिन्वा रायिन्वा मोहिन्वा सौजीव सत्तानम अपराजितो भवतु रक रक स्वाहा। आज चतुर्दशी होने के कारण अब सभी लोगों के एक उत्साह एक त्योहार है। और वैसे भी आज नवग्रह तीर्थ के अंदर एक संत महात्माओं का और विशेष जो है साधु संतों का आगमनों का दोह चल रहा है। हमारे आराध्य देव हमारे गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज और सभी प्रकार के आचार्यगण, हाँ सभी प्रकार के त्यागीगण का आगमन हो चुका है। लगभग 12 आचार्यों का यहाँ आगमन हो चुका है। विशाल विराट संघों का आगमन हो चुका है और एक भव्य नजारा, एक दिव्य नजारा। कल हजारों लोगों की संख्या में आचार्य श्री जी का आगमन और मंगल आगमन हुआ है। अब इंतजार की घड़ी बहुत पास आ गई। अब मात्र जो है 2 दिन 3 दिन शेष है। जिस महोत्सव का इंतजार पूरा देश में था, जिस महोत्सव का आकर्षण देश में बना हुआ था, जिसका एक अद्भुत अलौकिक शक्ति, हाँ सभी प्रकार के मनिक तरह सभी प्रकार के जिसका इंतजार हम सबको था, ऐसे विश्व अनुपम करती विश्व की अनुपम करती सुमेरु पर्वत का एक विशेष जो है उद्घाटन समारोह राष्ट्र के भारत के जो ख्यात प्राप्त यशस्वी भारत के उपराष्ट्रपति के माध्यम से होगा। उपराष्ट्रपति महोदय 16 तारीख को ठीक 12 बजे इस नवग्रह तीर्थ पर पधारेंगे और इस दिव्य और भव्य महासुमेरु पर्वत का एक लोकार्पण करेंगे। और जहां वहां सरस्वती ग्राउंड फ्लोर के अंदर जहां सरस्वती का विराजमान होगा और जहां परमात्मा विराजमान होंगे, वहां पुष्पार्चन के माध्यम से और दीपार्चन के माध्यम से वहां एक आगात करेंगे। देश को, समाज को, राष्ट्र को ये धरोहर आप सबको सौंपा जाएगा। एक अनोखी कृति, एक अनुपम भेंट हमारी तरफ से देशवासियों के लिए, जो युग युगांतर तक अनेकों प्रकार के जिन धर्म का यश गीत गाता रहेगा। ये इमारत जैनियों का शान है, जिन धर्म का अभिमान होगा, क्योंकि विश्व के अंदर इतना विराट विशाल अनोखा एकमेव जैन धर्म का एक बड़ी इमारत 405 फुट एक ऐतिहासिक इमारत का आप सबको समर्पण। आइए, अभी हमारे सामने अनेक आचार्य हैं। उन आचार्यों की श्रृंखला में एक प्रखंड विद्वान, आध्यात्मिक वक्ता, मार्मिक चिंतक, सरल स्वभावी, भद्र परिणामी और हमारे अंकली करके पट्टाधीश श्री द्वितीय श्री सुविधि सागर जी महाराज आप सबके साथ रूबरू होंगे और इस सुमेरु पर्वत और महोत्सव के बारे में आपसे कुछ बातें कहेंगे। आइए, आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज
आप सभी को संबोधन देंगे, आप थोड़ा सा सुनेंगे। ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग सुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद महाराज ने समाधि भक्ति के आरंभ में एक मंत्र लिखा है, अधेष्ट प्रार्थना प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। इसमें 4 अनुयोगों को नमस्कार किया गया है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इनमें से जो दूसरा अनुयोग है वो करणानुयोग। इसके 2 विषय, एक लोक विभाग और दूसरा गणित विभाग। इस लोक विभाग के विषय में त्रिलोक सार, त्रिलोक प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, सिद्धांत सार दीपक, त्रिलोक दीपक इत्यादि कई सारे ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। तत्वार्थ सूत्र के 3 और 4 अध्याय में लोक का वर्णन करने वाले ही सूत्र है। लोक के विषय में वर्णन करने वाले सूत्रों को पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो इसका सबसे बड़ा फायदा है, सम्यक दर्शन की विशुद्धि बहुत सरलता से होती है। बाकी जो अनुयोग है उसके विषय में तर्क वितर्क है। जैसे चरणानुयोग है तो विचार करना पड़ेगा, ऐसी क्रिया करनी है तो क्यों करनी है, इसके पीछे क्या रहस्य हो सकते हैं, अन्वेषणीय। लेकिन करणानुयोग का जितना विषय है वो केवल श्रद्धेय विषय। 1,00,000 योजन का जम्बूद्वीप है तो है, 1,40,000 योजन का सुमेरु पर्वत है तो है। इसमें ना कोई तर्क है ना कोई व्यवस्था है, आपको केवल सत प्ररूपणा करनी है। द्रव्यानुयोग में जो आया है सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन वगैरह, उसमें तो सत प्ररूपणा करनी है और सत प्ररूपणा के बाद उस पर विश्वास करना। तो सम्यक दर्शन की विशुद्धि का इससे सुंदरतम दूसरा कारण नहीं हो सकता। हम लोग कहते जिण भणियम, जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है अगर उस पर श्रद्धा करते हैं तो सम्यक दर्शन है। अब जिनेन्द्र भगवान ने कहा है लोक है तो है। तो ये जो व्यवस्था है सम्यक दर्शन की शुद्धि के लिए करणानुयोग की सबसे बड़ी व्यवस्था है। करणानुयोग का बड़ा विस्तार लंबा है, मुझे तो केवल कहा गया कि आपको जम्बूद्वीप और सुमेरु पर्वत के विषय में बताना है, इसलिए मैं विषय को संक्षेप करके आऊं कि बहुमध्य आकाश के आलोकाकाश के बहुमध्य प्रदेश में लोकाकाश, उसमें भी एक बांस की नली की तरह खड़ी नली डाल दो तो वैसे त्रसनाड़ी है। वैसे कहने को त्रसनाड़ी 14 योजन की है, लेकिन कुछ कम 13 राजू ये त्रसनाड़ी की ऊंचाई है। ठीक लोक के मध्य भाग में मध्य लोक है, क्योंकि ऊपर और नीचे को जोड़ने वाला जो भाग है वो मध्य लोक है। अन्यथा लोक के 2 विधि करेंगे हम, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक। उन दोनों को जो जोड़ने वाला है वो मध्य लोक है। मध्य लोक का जो विस्तार बताया गया वो 1 राजू बताया गया और ऊंचाई जो बताई गई वो 1,40,000 योजन की बताई गई। जब भी लोक की चर्चा चलती है मुख्य रूप से मध्य लोक की, तो वीरसेन स्वामी जी ने मध्य लोक को भी 2 भागों में बांट दिया।
धवला की तीसरी पुस्तक में उन्होंने कहा मध्य लोक दो प्रकार का हो गया, तिर्यक लोक और मनुष्य लोक। लेकिन इस पूरे मध्य लोक का जब भी वर्णन प्रारंभ होगा, बेसिक वर्णन होगा जम्बूद्वीप का। यदि आपसे पूछा जाए कि लवण समुद्र कितना है विस्तार में, तो उत्तर दिया जाएगा जम्बूद्वीप से दुगुना। आपसे पूछा जाएगा धातकी खंड का विस्तार कितना है, तो आपको उत्तर दिया जाएगा जम्बूद्वीप से चौगुना अथवा लवण समुद्र से दुगुना। तो यदि बेसिक रूप से जम्बूद्वीप का वर्णन कर ज्ञात नहीं हो, तो आगे किसी भी द्वीप सागर का विस्तार निकालना, उनकी व्यवस्था बनाना, ये कतई नहीं आएगा। पहला द्वीप हुआ जम्बूद्वीप, अंतिम द्वीप हुआ स्वयंभू रमण द्वीप। पहला समुद्र हुआ लवणोदधि, अंतिम समुद्र हुआ स्वयंभू रमण द्वीप, समुद्र उसी नाम का समुद्र। तो यहां से वहां तक विस्तार करना है, तो जम्बूद्वीप जो है वो उस विस्तार का प्रमुख केंद्र हुआ। इसलिए मेरुर नाभिर वृत्तो योजन सहस्त्र सहस्त्र विष्कंभो जम्बू द्वीप, ये कह करके आचार्य महाराज ने लोक विभाग को प्रारंभ किया है। तन मध्य मेरुर नाभिर वृत्तो योजन शत सहस्त्र विष्कंभो जम्बू द्वीप, ये सूत्र है। तो जम्बू द्वीप को बेस बनाया गया और उन्होंने कहा कि 1 लाख योजन का उसका विस्तार है। दिगंबर जैन आगम में वर्णन करने की 2 पद्धतियां हैं, एक सूक्ष्म पद्धति, दूसरी स्थूल पद्धति। तो जब परिधि का नंबर आया, क्षेत्रफल का नंबर आया, तो उन्होंने सूक्ष्म क्षेत्रफल, स्थूल सूक्ष्म क्षेत्रफल, सूक्ष्म परिधि, सूक्ष्म स्थूल परिधि, इस तरह से भेद किए। अपन गणित की पद्धति में न जाकर केवल भौगोलिक व्यवस्था में देखते हैं। तो ये जम्बू नाम का एक वृक्ष है उत्तर कुरु में। जम्बू यानी जामुन, जामुन का वृक्ष है। और ये जो है कहने को वृक्ष है, वस्तुतः ये पृथ्वी का विकार है, यानी पृथ्वी से निर्मित है, पृथ्वी से है। और विशेष बात ये है कि इसकी आकृति वगैरह वगैरह सारी जो है वो जामुन के वृक्ष की तरह है। उस वृक्ष की प्रधानता होने से इस पूरे वृक्ष का नाम, मतलब द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा। तो जम्बू यानी जामुन, तो जामुन के वृक्ष के कारण जिसका नाम पड़ा हो वो जम्बू द्वीप है। जब जम्बू द्वीप का वर्णन प्रारंभ होता है, तो वर्णन की सुविधा के लिए इसके 7 भाग किए जाते हैं। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। और इसकी विशेषता है कि इन 7 भागों को करने के लिए 6 पर्वत है। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी। ये 6 पर्वतों के कारण इन सारे के सारे जम्बू द्वीप के 7 भाग हुए। अच्छा, 7 भाग होने का कारण क्या है? ये जो 6 पर्वत है, इसके लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज लिखते हैं पूर्वापरायता। आयत यानी लंबे, पूर्व अर्थात पूर्व दिशा, अपर अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा। तो पूर्व अपर आयता, पूर्व और अपर में जो लंबे है, अर्थात पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में जो फैले हुए हैं। तो इधर पूर्व समुद्र लवण समुद्र को स्पर्श कर रहे हैं, लवण समुद्र की पूर्व वेदिका को, इधर पश्चिम वेदिका को स्पर्श कर रहे हैं। इस कारण से ये पर्वत का भाग और उधर का भाग, ये मिलकर के क्षेत्र का विभाग। तो 6 पर्वतों के कारण से 7 विभाग। उसमें से 4 तो भोग भूमि है, इसकी तो चर्चा करें ही नहीं अपन। बचे 3, भरत, विदेह और ऐरावत। इसमें भी विदेह क्षेत्र को 2 भागों में बांटेंगे।
शाश्वत भोग भूमि और शाश्वत कर्म भूमि। तो अशाश्वत कर्म भूमि रूप दो बचे, भरत और ऐरावत। और इसके वर्णन का भी बड़ा शॉर्टकट है। लोग मुझसे कहते हैं कि महाराज करनादेव बड़ा कठिन है। मैंने कहा थोड़ा सा संक्षिप्तीकरण ढूंढ लो, आपको कठिनाई नहीं होगी। एक काम करो, भरत क्षेत्र का विस्तार, भरत क्षेत्र की व्यवस्था देख लो, आराम से इसको समझ लो, बाकी सबको भूल जाओ और फिर केवल पेस्ट कर दो, ऐरावत क्षेत्र बन जाए। कुछ करने की जरूरत नहीं है। आचार्य महाराज स्वयं इस सूत्र के संक्षिप्तीकरण को बता चुके, उत्तरा दक्षिण तुल्या। तो भरत क्षेत्र के बाहर जो हिमवान पर्वत है, मतलब सीमा पर हिमवान पर्वत है, ये अर्धचंद्राकार बन गया। इधर से गोलाई है और उधर से जो है पर्वत आ गया, हिमवान पर्वत। तो पूरा अर्धचंद्र की गोलाई हो गई। तीन ओर समुद्र हो गया और एक ओर पर्वत हुआ। उस पर्वत पर जो पद्म नाम का तालाब है, उससे तीन नदियां निकलती है। उसमें से गंगा नदी पूर्व समुद्र की ओर बहती है और सिंधु नदी पश्चिम समुद्र की ओर बहती है। तो आप देखिए, गंगा का इधर का भाग, सिंधु का इधर का भाग, और बीच में गंगा सिंधु के कारण से विभाजन हुआ भाग, तीन भाग हो गए। अब भरत क्षेत्र के विभाग करने वाला एक पर्वत है जिसका नाम है विजयार्ध पर्वत। इसका रजताचल भी नाम है और भी कई सारे नाम है। विजयार्ध इसलिए कहते हैं कि चक्रवर्ती जब शतखंड के विजय के लिए निकलता है तो आधा विजय यहां तक पूर्ण होता है, इसलिए इसको विजय अर्ध, विजयार्ध कहते। तो इस विजयार्ध पर्वत के कारण से उधर तीन भाग हो गए और इधर तीन भाग हो गए। इस प्रकार से भरत क्षेत्र के 6 भाग हो गए। एक को हमने आर्यखंड कहा और बाकी 5 को म्लेच्छ खंड कहा। ये जो आर्यखंड है, इसी में षटकर्म की व्यवस्था होती है, षटकालों की व्यवस्था होती है, इसी में तीर्थंकर होंगे, इसी में चक्रवर्ती आदि 63 शलाका पुरुष होंगे, इसी में महापुरुष होंगे। मुख्य रूप से मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति, रत्नत्रय के धारण की प्रवृत्ति इसी से होगी। मोक्ष भले उपसर्ग के कारण कहीं और से हो जाए, मोक्ष मार्ग की जो प्रवृत्ति होगी वो इसी में होगी। ऐसे ही परवर्ती भाग में जो है वो ऐरावत क्षेत्र समझ लो।